हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। और हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एक वैकेंसी आया हुआ है डीआरडीओ में। तो एक खुशखबरी है सभी के लिए, जितने भी साइंस स्टूडेंट हैं और जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। ठीक है, तो स्पेशली हम तो फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स पे ही ध्यान देंगे। तो अच्छा है, तो सबसे पहले देखते हैं डीआरडीओ का सेप्टेम्बर 9 का वैकेंसी आया है, सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले 2018 में सेप्टेम्बर 9 हुआ था, ये सेप्टेम्बर 10 है, सॉरी। ठीक है, सेप्टेम्बर 10 का वैकेंसी आया हुआ है। और डीआरडीओ पता है डिफेंस में रिसर्च करती है, तो बहुत अच्छा एक रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इस पर जॉब मिल जाता है तो एक रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। डीआरडीओ एक बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है, इसमें जॉब मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। सिर्फ आपको लैब असिस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। जो भी लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी हैं वो भी इस फॉर्म को ज़रूर भरे, ज़रूर से ज़रूर भरे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लैब असिस्टेंट में ध्यान देंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको बहुत सारी एम्यूनिटीज़ और बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1901। ठीक है, 1901 वैकेंसी, बहुत बड़ा नंबर है 1901 वैकेंसी। अब यहाँ पे जो डेट है ओपनिंग का ऑनलाइन फॉर्म का, वो 3 सितंबर से होगा। 3 सितंबर से ऑनलाइन होगा। क्लोजिंग डेट आपका 23 सितंबर को होगा। ठीक है, तो थोड़ा ठीक ठाक इसी बीच आप भर लीजिए। और इन शुरू में ही, शुरुआत के फॉर्म ओपन होने से पहले, एप्लीकेशन ओपन होने से पहले आप 10-12 दिन, 6-7 दिन रुक के भर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में वेबसाइट बहुत बिजी हो जाता है। ठीक है, और जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो बहुत ही जल्दी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो बहुत जल्दी वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा 6 से 7 दिन के बीच में। अब हम आते हैं इसमें वैकेंसी जो आया है कौन से पोस्ट के लिए आया है। ठीक है, तो पोस्ट है आपका, एक पहला पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी है जो नॉन गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है, बट अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। क्योंकि आज का डेट में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत रेप्यूटेटेड जॉब भी है और आप डीआरडीओ के साथ जुड़ सकते हैं। तो डीआरडीओ के साथ जुड़ सकते हैं, इसका मतलब समझिए कि आप एक बहुत बड़ा संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, भारत सरकार के बहुत बड़ा संस्था के साथ जुड़ रहे हैं। इसमें पे स्केल देख लीजिए, 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। ठीक है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। आप यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं, 18 से 28 साल, 18 से 28 साल। और एज रिलैक्सेशन जो है, जैसा एससी को जो मिलता है और ओबीसी को जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा, जैसे भारत सरकार का नॉर्म्स है उस हिसाब से। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि बैचलर डिग्री इन साइंस, बैचलर डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड टू ऑल इंडिया काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो आप इस पर जो साइंस के ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि हायर क्वालिफिकेशन एमएससी, बीटेक, बीए, पीएचडी डिग्री ईटीसी एज क्रूसियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी सेल नॉट बी कंसिडर्ड टू रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि यदि आप बीएससी किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन यदि आप बीटेक किए हुए हैं, यदि आप बीटेक किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप एमटेक किए हुए हैं तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन यदि आप डिप्लोमा भी किए हुए हैं और यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं और उसके बाद आप बीटेक किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है। आप उस समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिर्फ डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट दिखाइएगा, और जब भरिएगा तो सिर्फ डिप्लोमा ही भरिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन में। ठीक है, और बीटेक को आप नहीं दिखाइएगा। लेकिन यदि आप डिप्लोमा होल्डर नहीं है, ओनली बीटेक होल्डर है, तो आप एलिजिबल नहीं है। सेम थिंग बीएससी में देख लीजिए कि अगर आप बीएससी और एमएससी किया हुआ जो बंदा है
वो भी एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि आप एमएससी का डिग्री को वहाँ पे शो नहीं कीजिएगा। जब वेरिफिकेशन होगा या जब फॉर्म में डालिएगा तो वहाँ आप हायर क्वालिफिकेशन एमएससी नहीं लिखिएगा, आप हायर क्वालिफिकेशन बीएससी लिखिएगा और वहाँ पे शो आपको सिर्फ बीएससी का ही डिग्री करना है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेम थिंग ऐसे ही हुआ था कि सब कुछ हो गया था, और जब पिछला जो सेप्टेम्बर 9 का वैकेंसी आया था उसमें क्या हुआ था कि बहुत जन भर दिए थे और उनका हायर क्वालिफिकेशन भी शो कर दिया था, उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन भी शो कर दिया था। तो क्या हुआ, डिप्लोमा भी शो कर दिया था और बीटेक भी शो कर दिया था, तो वो सभी रिजेक्ट हो गया फॉर्म। ठीक है, आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा है वही मिनिमम क्वालिफिकेशन को आपको वहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो याद रखें जो बीटेक, एमएससी, बीएड, पीएचडी, बी जो पीएचडी होल्डर्स है ये एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप ये भी किए हुए हैं और साथ में अगर डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट आप जो हायर डिग्री है उसको वहाँ पे शो नहीं करना है। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो जितना भी बैचलर डिग्री है, जो नॉर्मल बीएससी वाले लड़के हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं सबका। एग्रीकल्चर में बीएससी इन एग्रीकल्चर चाहिए आपको, आपका टोटल 10 पोस्ट है, जनरल में 6 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 15 पोस्ट है, बॉटनी में 3, केमिकल इंजीनियरिंग में 35। यहाँ पे आप मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं सभी के। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल है। केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री, ये इस पर मैं बोल रहा था, केमिस्ट्री होल्डर जो बीएससी से केमिस्ट्री किए हुए हैं या केमिकल साइंस है, तो जो केमिस्ट्री से बीएससी किए हुए हैं, सॉरी, ठीक है, जो केमिस्ट्री से बीएससी किए हुए हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, जिनमें 58 वैकेंसी है और यूआर का 23 वैकेंसी है। उसके बाद आप एलिजिबल है सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में आप डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है। देखिए कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा वैकेंसी 167, तो जितने भी कंप्यूटर साइंस होल्डर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारा देख सकते हैं। हम बात करते हैं फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का। पहले मैथ में देख लीजिए, ये है मैथमेटिक्स और यहाँ पे आपका वैकेंसी है 13 और आपको बीएससी होल्डर होना चाहिए किससे, मैथमेटिक्स से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यहाँ मेट्रोलॉजी देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर देख सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी है। हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स की, तो यहाँ पे 32 वैकेंसी है, 32 वैकेंसी। ठीक है, तो जो भी फिजिक्स होल्डर हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। खाली फिजिक्स होल्डर नहीं, जितने भी डिप्लोमा होल्डर है अपना पोस्ट देख लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और उस हिसाब से आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी, जो बीएससी से जूलॉजी किए हुए हैं, जूलॉजी से बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, टेक्सटाइल, उसके बाद साइकोलॉजी, जो भी है ये सारे भर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट सब देख सकते हैं। इस तरह से कुल मिला के आपके हो जाते हैं 1075 पोस्ट, जनरल में 474 पोस्ट। ठीक है, तो एक अच्छा मौका है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में घुसने के लिए। बस यही है कि आपको जी जान लगा कर तैयारी करना है, और साथ में एक चीज़ याद रखिए कि इस पर जो कंपटीशन है वो कम है। क्यों कंपटीशन कम है? क्योंकि यहाँ बीटेक वाले सभी छंट जाएंगे। अगला हम देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन ए के लिए। ठीक है, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्लास 10th पास इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, और दूसरा नंबर पे सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड डिसिप्लिन और सर्टिफिकेट, मतलब कि आप 10th पास प्लस आपको आईटीआई भी चाहिए। ठीक है, किसी भी ट्रेड में जो ट्रेड होगा आपका यहाँ उस तरह से आईटीआई भी चाहिए, तब जाके आप इस पर एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ये टेक्नीशियन का पोस्ट है, ऊपर वाला सीनियर क्या था, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का था। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो इसको देख लीजिए। ऑटोमोबाइल में है क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, कारपेंटर है, सीएनसी ऑपरेटर है, उसके बाद डीटीपी ऑपरेटर है। यहाँ पे आप अपने क्वालिफिकेशन देख लें कैसे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। ठीक है, तो ये रहा आपका कोड। यहाँ पे कोड कहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए, तो वो पोस्टिंग स्टेशन आपका यहाँ पे है अहमदनगर
उसके बाद बालेश्वर, ये सब बहुत सारा चीज़ है। आप यहाँ दे पढ़ ले अच्छा से, एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। तो हम बात यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे और क्या क्या सेक्शन में है उसको पूरा डिटेल वाइज पूरा पढ़ ले अच्छा से, ठीक है, तब अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले एक तो चीज़, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा दे रहा हूँ, सेंटर्स, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। देखिए आगरा, अहमदाबाद, हर स्टेट में सेंटर है, ठीक है। पूरा 28 का 28 स्टेट में सेंटर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या रिजेक्शन क्राइटेरिया है आप वो भी देख लीजिए। हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पर बात करते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। ऐसा तो यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है जहाँ पे ये नोटिफिकेशन डिस्कस हो रहा है, बट हमारा जो मेन मुद्दा है एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है उस पर बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, यहाँ देखिए पहले आपका CBT 1 होगा, CBT 1 होगा, और उसके बाद आपका CBT 2 होगा। तो जो CBT 1 होगा, CBT 1 होगा, इसमें 4 सेक्शन होंगे आपके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, एंड जनरल अवेयरनेस के, और इंग्लिश लैंग्वेज के। देयर मीन्स क्या क्या होगा आपका, 4 सेक्शन होगा। एक मैथ का सेक्शन, एक रीजनिंग का सेक्शन, एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, एक इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या मतलब होता है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनिंग करेगा, मतलब कि छँटनी, यहाँ पे छँटनी किया जाएगा और आपको छँटनी करके हटा दिया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे सीरियस नहीं है उनके लिए टेस्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग करके हटा दिया जाएगा। पहला ये CBT 1 है। CBT 1 के बाद आपका आएगा, CBT 1 में यह टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे, और 120 मार्क्स, और समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, तो मैं ये भी बता दूं कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम उस पर भी बात करेंगे क्वेश्चन पेपर पे। और उसके बाद आपका CBT 2 में क्या है, तो CBT फॉर द प्रोविजनल सिलेक्शन, ठीक है। तो जो भी आपका टेस्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा CBT 2 में। अब इस पे आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 90 मिनट्स। तो हम फिजिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, तो वहाँ से तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते ही रहेगा, और कुछ इंटर लेवल का फिजिक्स यहाँ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इंटर लेवल का फिजिक्स यहाँ पे पढ़ना होगा, तो उस पर भी काम करेंगे हम लोग बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली फ़िज़िक्स का ही क्लास चलेगा, और फिज़िक्स के बाद आपका CBT 1 का तैयारी भी करवाया जाएगा, ठीक है। CBT 1 का भी तैयारी आपका यहाँ करवाया जाएगा, तो CBT 1 के लिए भी रेडी रहें। CBT 1 भी होगा, और प्लस सेप्टेम 9 के लिए फ़िज़िक्स का क्लास होगा, जो फिज़िक्स की वैकेंसी भरेंगे, ठीक है। अगर कोई केमिस्ट्री के या मैथमेटिक्स के टीचर मिलते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको यहाँ लेके आऊँ। तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए था, ये जो आपका था। अब दूसरा टेक्नीशियन के लिए देख लेते हैं। देखिए टेक्नीशियन के लिए भी क्या है, तो टेक्नीशियन के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, उनके लिए भी वही है। और सेक्शन बी इनका जो CBT 1 होगा 2 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन में आपका 4 सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो एबिलिटी है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, 4 इनका भी है। टोटल इनका भी 120 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट। तो 40 क्वेश्चन आपका ये कॉमन सेक्शन से होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस इससे, और 80 क्वेश्चन आपका उसका जो ट्रेड है, जो डिसिप्लिन है उससे होगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रेड है उससे होगा। और यहाँ पे देख लीजिए 4 सेक्शन से रहेगा आपका। सेक्शन ए में कुल 4 सेक्शन से 40 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में जो आपका ट्रेड है उससे 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जो आपका सेकंड फेज होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर, जो ट्रेड से है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर क्या है आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा बात रहा। तो अब हम थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं कि जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा सेप्टेम 10 का, उसका क्लासेस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। और उसके लिए कमेंट आप ज़रूर करें कि स्टार्ट करने के लिए, तो मैं देखूंगा कितना वोटिंग हो रहा है, उस हिसाब से मैं काम करूंगा। और फिजिक्स का क्लास सेप्टेम 9 के लिए स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है।
तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत अच्छा मौका है, ज़रूर भरें इस वैकेंसी को।